राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड एमसीक्यू। जनरल स्टडीज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सेगमेंट 31 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो उसमें हम लोग जो साइंस का पार्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो भी हम लोग एमसीक्यू के बेस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल डज अ वॉशिंग मशीन वर्क? वॉशिंग मशीन हम लोग के घर में रहता है, गोल गोल घूमता है और हम लोग का कपड़ा साफ कर देता है। तो कपड़ा कैसे साफ किया? वो गोल गोल घूम रहे, ठीक है, कपड़े को घुमा रहे, ठीक है, लेकिन साफ कैसे करते हैं इसको समझते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? व्युत्पन्न परासरण, डेरिवेटिव ऑस्मोसिस, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डिफ्यूजन। जो भी आपको जिनको जिनको आंसर पता रहेगा वो आंसर अपने कमेंट सेक्शन में करते जाएंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं वॉशिंग मशीन कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन का, चाहे वो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने वाला सेक्शन को अगर देखा जाए या फिर जिसमें कपड़ा सुखाते हैं, वो दोनों ही सेक्शन में क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास ना जो वृत्तीय गति रहती है ना, उसमें हम लोग दो टाइप के बल देखते हैं, दो टाइप का फोर्स होता है। ये हमारा सर्कुलर मोशन है, इसमें हमारा अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर से अगर बाहर की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर जब लगता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल। और अगर सेंटर की ओर कोई बल कार्य करे तो उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो गया। अब होता क्या है वॉशिंग मशीन में, जब हम लोग कपड़ा को सुखाने के लिए रखे हैं या फिर कपड़ा को धोने के लिए रखे हैं, तो कपड़े में कौन से पार्टिकल्स हमारे धूल के कण वहां पर उपस्थित हैं। अब ये गोल 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 घूमेगा, घूमता है तो ये इनकी दीवारों से टकराता जाता है, प्लस इसमें पानी भी है, तो पानी भी इससे टकरा रहा है। तो जो कण है वो क्या होते हैं, पहले इसमें चिपकते हैं, उसके बाद फिर इससे होते हुए पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से कपड़े की सफाई हो जाती है, ये साफ साफ सफाई करने वाले में। और जो हमारे पास कपड़ा सुखाने वाला जो रहता है ना, हमारे पास सेक्शन जो रहता है, उसमें भी ऐसी गोला ही रहता है, वो भी गोलाकार शेप रहता है। और अंदर में एक और बॉक्स रहता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र बने रहते हैं, यहाँ पर हम लोग कपड़ा डालते हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ना, गोल गोल घूमना स्टार्ट होता है। तो जब कपड़ा गोल गोल घूम रहा है ना, तो उसमें उपस्थित जो पार्टिकल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो लोग भी गोल गोल घूमना स्टार्ट करेंगे। जिस स्पीड से घूम रहे हैं उसी स्पीड से वो लोग भी घूमेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, इससे कपड़ा तो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन जो पानी के पार्टिकल्स रहते हैं वो सब बाहर हो जाते हैं। तो अंदर से बाहर की ओर बल लग रहे हैं, बाहर की ओर जब बल लगता है तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक यात्री एक चलती ट्रेन में 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी से संबंधित सत्य कथन को हम लोग को बताना है। क्या है? एक कि वो एक समान त्वरण से चल रहा है, एक समान मंदन से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। तो इसको हम लोग अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक तो हमारे पास होता है चाल, ठीक है, एक होता है चाल। चाल और वेग एक जैसा लगता है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, चाल में हम लोग क्या रहते हैं, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन जो है वो पता नहीं रहता, लेकिन अगर हम लोग को डायरेक्शन पता है तो मतलब एक ये सदिश राशि है, वेग जो है एक सदिश राशि है और चाल जो है एक अदिश राशि है। तो हमारा जो वेग है वो एक सदिश राशि रहता है। एक तो ये चीज हो गया। अब हमारे पास दो और चीज आ रही है, एक त्वरण आ रहा है, एक मंदन आ रहा है। इन दोनों को जान लेते हैं। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में अगर ना परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन समय के साथ, ठीक, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर को कहते हैं हम लोग त्वरण। तो अगर प्लस में हो रहा है लगातार लगातार मतलब जो उसका चेंज हो रहा है, जैसे पहले 10 की स्पीड में चला रहे थे, फिर 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, उसके बाद धूम मचा रहे हैं, फिर 100 की स्पीड में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड लगातार बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। लेकिन सामने पुलिस वाला दिख गया, अब हम लोग क्या करेंगे, स्लो करते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। 100 थे, 100 से 90, 90 से फिर 80, 60, ऐसा करके धीरे धीरे हम लोग कम होते जा रहे हैं। तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, जो हमारा वेलोसिटी है, हमारी गाड़ी का वेलोसिटी, वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। तो अगर हमारे वेलोसिटी में चेंजेस आए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कम होते हुआ, तो उसको बोलेंगे हम लोग मंदन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, स्लो डाउन, यूनिफॉर्म स्लो डाउन बोल रहे हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड जो यूज इसमें होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक रेलगाड़ी में एक आदमी जो है 5 रुपए का सिक्का को उछाला। होता क्या है, जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात है ये,
कि जैसे अगर हम लोग अभी स्टेबल है ना, स्टेबल है हम लोग अब किसी भी गाड़ी में, सारे गाड़ी में सेम चीज़ होगा, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे कार हो, ठीक है, सब में सेम चीज़ होगा कि हम लोग स्टार्टिंग में जब गाड़ी स्टेबल है उस टाइम हम लोग चढ़े तो गाड़ी भी स्टेबल, हम लोग भी स्टेबल। लेकिन अब गाड़ी चालू हो गया तो गाड़ी तो मूवमेंट में रहता है, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसमें फोर्स लग गया। तो न्यूटन की गति के पहले नियम से हम लोग को क्या पता चलता है, जिस पे बल लगता है वही आगे मूव करता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को मूव करने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। जड़त्व के नियम में हम लोग ये देखते हैं। तो गाड़ी को तो मिल चुका है बल, हमको तो नहीं मिला है, हमारे बॉडी को तो अलग से बल नहीं मिला है, तो हम लोग का बॉडी ना स्टेबल हो जाता है, तो हम लोग ऐसे पीछे हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है अगर ये क्या बोलते हैं हम लोग का गाड़ी अचानक से रुक जाता है तो क्या हो जाता है, हम लोग आगे की ओर ऐसे झपा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का बॉडी जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा था या गाड़ी चल रहा था उस स्पीड से हमारा बॉडी मूव कर रहा होता है। लेकिन अचानक से अब कौन रुक गया, गाड़ी रुक गया। लेकिन हमारे ऊपर कोई ब्रेक है क्या, नहीं, इसलिए हम लोग आगे की ओर ऐसे मतलब झुक जाते हैं, झपा जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में झपा जाते हैं बोल देते हैं, या फिर ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से, अगर देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एक समान त्वरण से मूव कर रहे हैं। अब ये त्वरण के साथ क्या होगा, क्योंकि गाड़ी जो है एक ऐसा फिक्स नहीं है कि गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो वो चल रहे। लेकिन वहाँ पर चेंजेस आ रहा है इसीलिए वो पीछे आ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो सिक्का है वो पीछे आ रहे हैं। ये मतलब अगर ऐसा नहीं होता, चेंजेस अगर नहीं होते रहता, तो जिस जगह में उछाल रहे हैं ना एकदम उसी एग्जैक्टली उसी प्लेस पे जो हाथ में से उछाले ना बिल्कुल वहीं पे आता। ऐसा होता अगर स्पीड में, हमारे वेलोसिटी में अगर चेंजेस नहीं आ रहा होता, तो आ रहा है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरण से चल रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहिए में बॉल बियरिंग का काम है, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन व्हील्स, जो हमारा चक्कर रहता है ना, ठीक है, गाड़ी वाड़ी का, साइकिल में भी बहुत सारे में लगा रहता है, तो बॉल बियरिंग ऐसा यूज करते हैं हम लोग। तो उसका यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, घर्षण को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में चेंज करना, कन्वर्टिंग काइनेटिक फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, कन्वर्टिंग स्टैटिक पोर्शन फ्रिक्शन टू काइनेटिक फ्रिक्शन, और चौथा क्या है, मात्र सुविधा के लिए, फॉर कन्वीनियंस ओनली। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग काइनेटिक फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, गतिक घर्षण को हम लोग को जो लोटनिक घर्षण है उसमें चेंज करना। अब गतिक घर्षण और लोटनिक घर्षण क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो घर्षण क्या होता है, दो सरफेस है हमारे पास, ये एक सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस हुआ, इन दोनों का ये संपर्क पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लेन है ये संपर्क बना रहा है, ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर तब उसमें सीधा सीधा अगर हम लोग दो बुक को रखे हैं, तो बुक टेबल के ऊपर रखा है तो वो वैसे ही रहेगा। अगर उसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, जैसे एक में फोर्स लगाएंगे तो फिर वो मूव करेगा। तो इन दोनों के सरफेस में जो हमारे पास जो फोर्स हम लोग को महसूस होगा ना, उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है, काइनेटिक होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये तीन टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं लोटनिक या फिर रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बॉल को हम लोग लुढ़का रहे हैं, तो लुढ़का रहे हैं तो उस टाइम लुढ़कने के लिए जो हम लोग को फ्रिक्शनल वहां पर काम आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर हिंदी में बोलेंगे लोटनिक फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह प्रक्षेप्य पथ बनाती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट रीचेस द अर्थ मेकिंग अ प्रोजेक्टाइल पैथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी स्टेबल, क्या स्थिर रहेगा। अब क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति क्या होती है, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं तो वो हमेशा ही एक परवलयाकार पथ बनाती हुई मूव होती है, कुछ भी फेंक। अगर हम लोग गन से भी एम लगा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर एम लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग को थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा, जो गोली लगेगा ना वो थोड़ा सा नीचे लगेगा,
अगर हम लोग एकदम बराबर रखें, एकदम सीधा सीधा भी फेंकना चाहेंगे ना तो भी नहीं फेंकाएगा। तो क्यों? क्योंकि इनकी गति क्या रहती है, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर कोई चीज़ को फेंक रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो परवलयाकार पथ बना के ही इलिप्टिकल मोशन में ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में क्या कह दिया है, गेंद की गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, बॉल का मूवमेंट या फिर गेंद की चाल, वेग का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और एक क्या है, एक ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो इन चारों को देख लेते हैं, ये क्या क्या चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग एक सिंपल सा माने, यहाँ पर से ऑब्जेक्ट मूव किया और ये उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को उसकी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन वो तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और उसका स्पीड यहाँ पर अलग रहेगा, यहाँ पर अलग रहेगा। ठीक, पॉसिबल ये यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर हो सकता है कि वेरिएशन ज़्यादा ना आए, लेकिन यहाँ पर तो स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यहाँ पर रुक गया है ना, गति नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर रुक गया है, रुक गया मतलब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, यहाँ पर उसका वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कौन सा है ऐसा जो चेंज नहीं होगा, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बॉल मूवमेंट या फिर गेंद की चाल। यहाँ से उसका चाल तो चेंज हो रहा है ना, स्पीड अलग अलग रहेगी, स्टार्टिंग में स्पीड अलग रहेगी, बाद में स्पीड जब यहाँ पर यहाँ ऊपर पहुँचते रहेगा तब तो स्पीड अलग रहेगी, नीचे गिरेगा तब तो स्पीड अलग हो जाएगी, मतलब इसमें वेरिएशन आ रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ये वाला हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये भी तो चेंज हो रहा है। ये यहाँ तक तो अलग था, उसके बाद तो डिफरेंस आ गया। तो जो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर से फेंकने के टाइम में ही क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ तक जाने वाला है। 45 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पर एंगल वगैरह सबका रहता है, कितना एंगल बन रहा है, किस स्पीड से फेंका जा रहा है, सारी चीज़ को देखा जाता है और उसके हिसाब से पहले से ही रेंज पता चल जाता है कि कहाँ तक जाने वाले हैं। तो इसका जो हमारा क्षैतिज घटक है उसमें तो चेंजेस हम लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेबल रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है भाई, किस बारे में है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एनर्जी के लिए है, वर्क के लिए, मोमेंटम के लिए है, कि इनर्शिया के लिए। तो मैक्सिमम लोगों को वैसे तो ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे। ये हुआ पहला। और दूसरा क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, वो तब तक मूव करेगी जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। तो ये दो टाइप का हमारे पास इनर्शिया होता है, और इसी बात को कौन कहता है, न्यूटन। न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार हम लोग को ये बातें जानने को मिलती हैं। ठीक, इसी के साथ ही दूसरा नियम भी देख लेते हैं। दूसरे नियम में क्या बोलता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उसके मतलब किसी गतिशील वस्तु के बारे में बोल रहे हैं कि उस पे लगने वाला फोर्स उसमें उत्पन्न होने वाले संवेग में परिवर्तन, जो उसमें संवेग में परिवर्तन होगा। अब संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है जो हमारा मास होता है इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम लोग संवेग या फिर मोमेंटम। तो जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ना, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, उसमें जो उसका रेट रहेगा वही उसमें लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, कोई समयांतराल T में। तो हमारा सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है, प्रोपोर्शनल को अगर हटा देते हैं हम लोग तो बीच में इक्वल लेते हैं। ठीक, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, P2 माइनस P1। P2 मतलब P का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू V, तो P1 क्या हो जाएगा, M इंटू V1, ये पहला वेग, और क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा है, और ये दूसरा वेग, तो क्या हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1, और हम लोग क्या को कॉमन निकाल लिए, M को बाहर निकाल लिए, डिवाइड बाई T। K का वैल्यू अगर हम लोग 1 मान लें, इसको हम लोग जो हमारा स्थिरांक ले रहे हैं उसको हम लोग 1 मान लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ये m इंटू के इक्वल टू 1 हो गया, उसको हटा दिए, v2 माइनस v1 अपॉन टी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मतलब किसी वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु पे लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसमें उसके गति में मतलब होने वाले परिवर्तन या फिर त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हुआ हमारे गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। F12 इक्वल टू माइनस F21, कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे किसी दीवार पर आप लोग ये देखे होंगे, अगर किसी दीवार को आप बहुत जोर से धक्का दे रहे हो, तो धक्का दोगे ना तो कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पर हाथ में दर्द होने लगेगा। तो आप तो धक्का यहाँ हथेली से दिए थे, दर्द यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप धकेल रहे हैं। तो फिर जितना बल आप दीवार पे लगा रहे हैं उतना ही बल दीवार आपके ऊपर लगा रहा है और आपका एंड पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना बल आप लगाएंगे किसी वस्तु पे उतना ही बल वो भी आपके ऊपर लगाएगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगला क्वेश्चन है हमारा, बीमा MLT माइनस 2। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा है MLT माइनस 2, ये किसका बीमा है ऐसा पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि फोर्स है, वर्क है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीमा होता क्या है। बीमा या फिर डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशंस ये होता क्या है। अगर हम लोग मास में देखते हैं ना, मास द्रव्यमान के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M, ठीक है, लेंथ लंबाई के लिए, ठीक है, लंबाई या फिर हम लोग दूरी के लिए, ठीक है, इसको हम लोग लंबाई दूरी, इसके लिए हम लोग लंबाई का मात्रक जो है वो क्या होता है, हम लोग उसके लिए हम लोग L यूज करते हैं। और हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए T। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे फॉर्मूलों, जितने भी फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे ना उनका ये रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। मास, हमारा मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम का हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का बीमा कितना है, क्या है, L, और चौड़ाई भी एक टाइप का वो लेंथ को ही नापता है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, L। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल का अगर हम लोग बीमा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। लेकिन इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो M और T के साथ में भी करते हैं, लेकिन M का तो कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M कुछ नहीं है तो 0, L क्या है 2 और T क्या है, उसमें भी कुछ नहीं है, तो M0 L2 T0, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल का बीमा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स का निकाल के देखते हैं। फोर्स हमारा बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अभी देखिए हम लोग, अब मास का क्या हो जाएगा M। अब A की बारी आती है, A मतलब V/T, वेग बटे हमारा समय। वैसे तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 होता है, लेकिन हम लोग सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ऐसा ले लिए। वेग का क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग का क्या हो जाएगा, वेग का बराबर हमारा विस्थापन बटे समय, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है मतलब एक और T आ गया। अब हमारा जो मास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग M यूज करेंगे, M1, ठीक है। D क्या है हमारे पास, हमारा डिस्टेंस, लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो लंबाई के लिए हम लोग L यूज करते हैं। अब बात आती है टाइम, और टाइम कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, अगर हम लोग इसको हम लोग ऊपर ले जाना है तो इनवर्स हो जाएगा, तो -2 हो जाता है, मतलब MLT -2। और यही था क्या हमारा क्वेश्चन, MLT -2। ये एक्चुअल में ऐसा -2 नहीं होता, वो स्क्वायरिंग टर्म्स में -2 रहता है ना, इनवर्स वाले पोर्शन में जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्स। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्क, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का बीमा क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। अब दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, सब देखे होंगे, सब जानते होंगे और सब भुक्त भोगे भी होंगे इनके। तो हम लोग को अगर पता करना है कि मतलब दूध कितना प्योर है या फिर उसमें प्योरिटी का लेवल क्या है,
तो उसको मापने के लिए हमारे पास अलग अलग यंत्र हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, एक लैक्टोमीटर दिया है, सोनोमीटर दिया है और थर्मामीटर दिया है। थर्मामीटर तो इतना तो पता ही होगा, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम लोग ताप नापने के लिए, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर हो गया हमारा, हमारे बॉडी में कितना गर्मी हो गया है, ठीक है। सोनोमीटर, सोनोमीटर का यूज़ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्वनि उपकरणों से रिलेटेड है ये। लैक्टोमीटर, इसका यूज़ करते हैं हम लोग दूध की शुद्धता मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी द्रव की जो उसमें जितना जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका डेंसिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी, देखते हैं हाइड्रोमीटर में हम लोग डेंसिटी देखते हैं कि कौन सा जो हमारे पास जो लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड का ही करेगा ना, हाइड्रोमीटर जो है वो लिक्विड का ही डेंसिटी बता सकता है। किसी और चीज़ का अगर डेंसिटी निकालना है तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे उससे, ठीक है। जैसे अगर कोई सॉलिड मटेरियल है या गैस है तो उसका हम लोग हाइड्रोमीटर से तो नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए अलग इक्विपमेंट हो सकता है, लेकिन हाइड्रोमीटर से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है, व्हाट इज द क्वांटिटी वेट मेजर्ड बाय। देखो दो दो सवाल हो जाते हैं, एक होता है भार, ठीक है, वेट, और एक होता है द्रव्यमान, ठीक है, मास। ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन एकदम बेसिक सा छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है। जब भी हम लोग मास की बात करते हैं ना तो उसमें एक्चुअल उसका वेट क्या है उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग भार की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए हम लोग भार को जब कैलकुलेट करते हैं तो m इंटू जी करते हैं, और जब द्रव्यमान का कैलकुलेशन होता है तो सिर्फ हम लोग m को यूज करते हैं, ठीक। तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा, हमारा एक है हमारे पास बी, हमारा बीम बैलेंस, ठीक है, कॉमन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, बैलेंस साइकिल। तो हम लोग स्प्रिंग संतुलन या फिर स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। एक और होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वाला रहता है, कहीं कहीं पर बीम बैलेंस जो है ना, बीम बैलेंस का जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी यूज करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक वस्तु का वृत्तीय पथ के चारों ओर गति करना उदाहरण है, एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो उसका, ठीक है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है सब पूछ रहे हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, समान वेग, परिवर्तित त्वरण, मतलब वेग समान है, त्वरण चेंज हो रहा है। समान चाल, समान वेग, चाल और वेग समान हो रहा है। देखो चाल और वेग में एक बेसिक सा डिफरेंस है, चाल जो है एक अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश राशि का हम लोग को डायरेक्शन पता होता है, लेकिन अदिश राशि वो राशि होती है जिसका हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता होता है, ठीक। तो समान चाल और समान वेग है ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, समान चाल और परिवर्ती वेग, वेग चेंज हो रहा है, चाल समान है लेकिन वेग चेंज हो रहा है। एक ऑप्शन क्या दिया है, समान चाल परिवर्ती त्वरण, त्वरण में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, समान वेग परिवर्ती त्वरण, क्योंकि हम लोग का जो जो हमारा वृत्तीय पथ का गमन, वृत्तीय पथ में चल रहा है ना, मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमको तो डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो यहाँ पर तो वेग तो समान रहेगा। अब त्वरण क्या रहता है इसके, ठीक है, इसमें त्वरण जो रहता है वो परिवर्तित होते रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है, दौड़ना है उसको, क्यों दौड़ रहे हैं। क्या होता है जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, ये भी जड़त्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। तो इनर्शिया दो टाइप का बताया था, एक होता है गति जो जड़त्व होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे। गति जो हमारे पास, ठीक है, गति का जो हमारे पास इनर्शिया है या जड़त्व है वो क्या होता है, अगर गतिशील है, ठीक है, लगातार गतिशील है, तो उसमें हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, कुछ ऐसा वाला बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कोई धावक जो खिलाड़ी है ना, अभी ओलंपिक हुआ है, दौड़ते दौड़ते एक पॉइंट आता है, उसके बाद उसको जंप करना होता है। जब उसका पैर चल रहा है ना तो उसका बॉडी भी उसके पैर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसी स्पीड से चल रहा होता है।
और लास्ट एंड पॉइंट पे जहाँ पर से उसको जंप करना होता है, तो वो वहाँ पर से सिर्फ डायरेक्शन को वो चेंज करता है, मतलब डायरेक्शन को भी चेंज, मतलब पैर का डायरेक्शन को चेंज करता है। लेकिन और रुका कौन है अभी? पैर। मूव कौन कर रहे थे स्टार्टिंग में? पैर, पैर से ही चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लगातार लगातार दौड़ रहे थे, तो मूव कौन कर रहा है? पैर। उसके साथ साथ पूरा का पूरा बॉडी, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है एक साथ मूव कर रहा होता है। अब अचानक से अगर पैर रुक जाए तो हमारा बॉडी क्या होना चाहिए? ऐसे हो जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसी मूवमेंट का यूज करते हुए क्या करता है धावक? क्या करता है? रुकने के बाद अपना डायरेक्शन कुछ ऐसा रखता है, ठीक है, पैर का डायरेक्शन कुछ ऐसा रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक वो छलांग लगा पाता है। तो इसमें जो बात आ रही है वो किसका आ रही है? गति के जड़त्व की आ रही है, ठीक है। तो गति का जड़त्व इसका आंसर होगा। अगला है हमारा, जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किस कारण आगे की ओर गिर जाते हैं? आगे की ओर गिर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, क्योंकि जो गाड़ी है वो गतिशील अवस्था में थी, गतिशील से रुकी है, मतलब ये क्या है, क्या कारण है? गति का जड़त्व, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व। अगर विरामावस्था से अगर हम लोग स्टार्ट करें ना, तो फिर वहां पर आता विरामावस्था। अच्छा, इसी को क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं। गतिमान कार है ना, उसको हम लोग स्टेबल कार मान लेते हैं। कार स्टेबल है, अचानक से एकदम गाड़ी चल गया, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पीछे की साइड झुक जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो आगे बढ़ गया, हमारा बॉडी पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना, वो उस टाइम पे तैयार नहीं रहता, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से थोड़ा सा अलग चलते रहता है। तो हम लोग, हमारा पूरा बॉडी उसी फ्रेम में रह जाता है, तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन को यहीं पर उल्टा कर दिया जाए कि अगर कोई गाड़ी स्टेबल है, अचानक से चलना स्टार्ट होती है, तो वहां पर पीछे अगर ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी जो पैसेंजर हैं वो लोग पीछे की अगर झुक जा रहे हैं, तो उसका कारण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? विराम का जड़त्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक फुटबॉल मैच में तीव्रगामी फुटबॉल गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक गोलकीपर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है, तब गोलकीपर की सहायता करता है क्या? क्या चीज है जो गोलकीपर की सहायता कर रहा है? गेंद पर लगा अधिक बल, मोर फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल, हाथों द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, संवेग में परिवर्तन की दर में वृद्धि, संवेग परिवर्तन की दर में कमी। तो इसको हम लोग एकदम सिंपल से समझते हैं। अभी हम लोग देखें F इक्वल टू एम इंटू ए। अभी जो एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड में चेंज, ठीक है, हमारे जो हमारे वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ये क्या है, और अगर हम लोग अगर ये ज़्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और तोड़ देते हैं, और अच्छे से समझो। F इक्वल टू एम इंटू ए की जगह हम लोग क्या कर दें? V2 माइनस V1, या फिर इसको हम लोग सीधा सीधा ले लेते हैं डेल V बाय डेल T, या और इसको सीधा सीधा अगर V बाय T भी लिखोगे तो उसमें भी देखते हैं F इक्वल टू एम इंटू V बाय T। अब जितना ज़्यादा हम लोग को क्या हो रहा है, जितना हमारा वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा टाइम होगा, इसको ऐसे समझो F इक्वल टू एम वी बाय टी। ये T जो है पूरे के नीचे में है, जितना ज़्यादा T का मान होगा उतना कम फोर्स लगेगा। इधर साइड इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर हम लोग कोई वैसे क्रिकेट में, जैसे यहाँ पर फुटबॉल दिया हुआ है, क्रिकेट के बॉल को भी अगर हम लोग कैच कर रहे हैं तो जो प्लेयर रहता है ना, कैच करने के बाद थोड़ा सा ऐसे पीछे खींचता है, अगर वो सीधे सीधे रख लेगा ना तो उसके हाथ में लगेगा जोर से, तो वो क्या उसी नाम से क्या करता है, वो पीछे खींच देता है। सेम जो गोलकीपर है वो भी ऐसे ही करते हैं, जो बॉल आ रहा है उसको पीछे खींच लेते हैं। अब पीछे खींच रहे हैं मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो उसका वेलोसिटी को जो स्पीड से आ रहा है ना उसको पहले कम करता है, प्लस यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है उस तक पहुंचने का, उस फोर्स के यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ गया, मतलब टी का वैल्यू बढ़ गया। अगर टी का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, इसलिए उसको चोट कम लगेगा। अगर चोट कम लग रहा है तो हमारे हाथों पे जो दर्द है वो कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाथों पर गेंद पर लगे बल का घटना, बल जो है वहां पर कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। व्हेन अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिलीज्ड इट मूव्स, ये किस डायरेक्शन में मूव करता है? ध्रुवीय रेखा में दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्रुवीय रेखा में उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट होता है? जो पृथ्वी में कोई एक प्लेस रहेगा, जैसे ये बिलाई है, मान लेते हैं इसी के ऊपर उसको सेटअप रखना है, तो यहाँ पर जो हमारे पृथ्वी में कोई एक पॉइंट के साथ वो स्टेबल हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, और जब जब जो जैसे जैसे घूम रहा है ना वैसे वैसे ही घूमते रहेगा। और हमारा जो अर्थ है वो कैसे घूमता है? हम लोग को सूर्य किधर साइड से आते दिखाई देता है? पूर्व से पश्चिम, मतलब हमारा पृथ्वी क्या कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है तो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा होता है, एक हुआ जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है सन सिंक्रोनस, जो बहुत ज्यादा फेमस था, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट होता है? ऐसा सैटेलाइट जो हर टाइम 24 घंटे जिसपे सूर्य का प्रकाश आता है किसी भी टाइप से, तो उसको बोलेंगे हम लोग सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की प्रत्येक सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर ऐसा होना चाहिए था, जी का मान सेम होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगला अगला क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर कम होता है, अक्षों पर जी का मान अधिकतम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अक्षों से अधिक होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं? सत्य कथन को बताने बोल रहे हैं। ये अक्षों, एक्चुअली यहाँ पर भी ये अक्षों मतलब ये अक्षांशी रेखाओं के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोग देखते हैं सिंपल सा, ये हमारा अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे हमारे जी का मान सबसे कम होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? स्मॉल जी का वैल्यू है। कहाँ पर? इक्वेटर में। और सबसे कम होता है, इसीलिए क्या होता है, जितना भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, जहाँ पर से जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन है ना, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, कोशिश किया जाता है कि इस इक्वेटर के जितना पास रहे ना उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं ना, उत्तर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव आएगा, दक्षिण की साइड जाएंगे दक्षिणी ध्रुव आएगा। तो पोल्स में जाते हैं ना, तो पोल्स में हम लोग को इसका वैल्यू कितना मिलता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ गया, 9.8 से कहाँ तक पहुंच गया? 10 तक पहुंच गया। और ये कैसे? ये क्रमिक रूप से बढ़ते जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो भी, नीचे जाएंगे तो भी, मतलब ध्रुवों के साइड जाएंगे तो हम लोग को जी के मान में वृद्धि हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक, तो जी का मान समान होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, ऊपर से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो कम होता है। वैसे ये बात भी सही है, ठीक है, ऊपर और नीचे जाने पे इसका वैल्यू कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी वेरिएशन आता है। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? ध्रुवों पर जी का मान अक्षों से अधिक होता है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, कथन एक, ठीक है, कथन और कारण वाला है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है? जब एक पत्थर के टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी की ओर फेंका जाता है तब इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ये कथन बोल रहे हैं। और उसका कारण क्या बता रहे हैं? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को खींचती है, ये कारण बता रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको कारण को भी अगर हम लोग एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट मान लें तो कारण तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो सही लग रहा है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को खींचती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हमारे यहाँ जी का वैल्यू है वो चंद्रमा के जी के वैल्यू से, मतलब चंद्रमा में जी का वैल्यू है ना, चंद्रमा के स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है, चंद्रमा मतलब हमारा मून, ठीक है, जी एम ले लेते हैं। इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो हमारे अर्थ का स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है,
उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसका आएगा, मून का आएगा, मतलब मून का इतना कम है। तो हमारे पास तो जितना ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर जिस प्लेनेट में जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा फोर्स काम करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट, तो अगर इसको स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाए तो ये तो सही है, और कथन जो है वो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। पृथ्वी फेंका जाता है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी से मुक्त रहता है। जो भी द्रव्यमान है, जो भी मास है, वो तो मास ही रहेगा, उसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं होता है। तो हमारे साइंस में आज 15 क्वेश्चन, लगातार ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और एमसीक्यू के थ्रू हम लोग पूरे पूरे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन है तो सिर्फ 15 क्वेश्चन का बस हमारा तैयारी हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो इससे रिलेटेड जितने भी और इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं उन सब का डिस्कशन होगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यू मिलेंगे। थैंक यू।